हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में इतिहास के 500 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके भारत की सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, आरओआर हो, यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स, एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, एनडीए, जितने भी एग्जाम्स कराए जाते हैं भारत में, उन सभी में मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 एमसीक्यू निकाले गए हैं और जो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्तर से गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड बंदरगाह का साक्ष्य मिला है? तो ये आपका है लोथल। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पर है? ये अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद में। और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी है गुजरात में, उसके किनारे स्थित है। और 1954 में इसकी खोज एस.आर. राव ने की थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। यहाँ से प्राप्त गोदीवाड़ा विश्व का प्राचीन ज्ञात गोदीवाड़ों में से एक है। गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक। और यहाँ से चावल के दाने, फारस की मुहर और धान की भूसी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कहाँ दिया था? तो ये दिए थे सारनाथ में। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और इसका पुराना नाम है ऋषिपत्तन या फिर मृगदाव। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने ये सबसे पहले उपदेश दिया था और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था बुद्ध जी का जन्म। ये लुम्बिनी कहाँ पर है? तो ये आपका इस समय जो पड़ेगा वो नेपाल में। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में इनको महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसलिए द्विवेदी शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने में किस अंग्रेज विद्वान ने सफलता प्राप्त की थी? तो देखो, ये आपका सीडीएस, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल और यूपी आरओआर 2014 में पूछा गया था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे और टकसाल के प्रमुख जेम्स प्रिंसेप। डी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 1837 में सबसे पहले अशोक के ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को लिखे गए शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। और इन्होंने स्पष्ट किया था कि देवा नाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय, वास्तव में ये नाम है मौर्य सम्राट अशोक का। 2.5 दिन का झोपड़ा ये नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये मस्जिद बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? ये अजमेर में है। अजमेर यानी राजस्थान में। और ये एक विशाल मस्जिद है और ये दिल्ली के प्रथम सुल्तान जो थे 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और इन्होंने ये काम किया था मोहम्मद गौरी के आदेश पर। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण से पहले मौजूद एक संस्कृत विश्वविद्यालय या संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसे चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था तोड़ करके, और वहां पर मस्जिद बनवाई गई थी। ऐबक ने और भी मस्जिदें बनवाई हैं, जैसे कि कुतुब मीनार का निर्माण कराया था और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। उनके सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल आपसे पूछा गया है। तो उस समय गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर आपका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1856 से लेकर के और 1862 तक। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और जो भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। और इन्होंने गवर्नर जनरल से वायसराय की उपाधि धारण की थी। तो भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल भी इन्हें कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 1917 में कोलकाता की अध्यक्षता की थी। कोलकाता की
अध्यक्षता की थी और ये पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। अब देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि प्रश्न में पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर आपका बदल जाएगा। ये सरोजिनी नायडू, और ये 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, सूक्ष्म अंतर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग आंदोलन की फाउंडेशन थी या फाउंडर थी। ये होम रूल लीग आंदोलन की ये प्रमुख रही है। भारत में सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है, तो ये है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। सती प्रथा समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने नियम 17 जो नियम है रेगुलेशन, उसके तहत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। तो ये इसे मानव हत्या माना गया और सबसे पहले शुरुआत में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और बाद में इसे 1830 में मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों पर भी लागू कर दिया गया। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, थर्ड मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। और गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। ये सूर्य देवता को समर्पित मंत्र है और इसमें ज्ञान और प्रकाश की प्राप्ति के लिए इसका जप किया जाता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, किनके बीच लड़ा गया था, तो ये युद्ध हुआ था अकबर और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो गया। ये युद्ध हुआ था 5 नवंबर को और 1556 को। मुगल सम्राट अकबर की तरफ से इसका नेतृत्व बैरम खान कर रहे थे और अफगान सेनापति हेमू जो था हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में लड़ा गया था। इसमें हेमू की आंख में तीर लग गया था और उसके कारण उसकी सेना में भगदड़ मच गई थी और मुगल सम्राट की यहाँ पर विजय हो जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। इसमें जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। और एक और युद्ध होता है पानीपत का थर्ड युद्ध, ये भी आप इसकी डेट लाइन याद रखेंगे। ये 1761 में होता है और ये किसके मध्य हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था आपका ये 1526 पहला। दूसरा हुआ था आपका अकबर और हेमू के मध्य 5 नवंबर 1556 में। तीसरा आपका जो हुआ था मराठों और अब्दुल अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो ये तीनों युद्ध, इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। पहले वाले में बाबर यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है ये, और दूसरे में अकबर की जीत हो जाती है। तो ये सारे फैक्ट आपको रटे होने चाहिए। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो ये किसने कहा था, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये लखनऊ अधिवेशन के दौरान ये बात कही गई थी 1916 में, और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे मजूमदार जी। और ये देखो जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। तो इनका जो मराठा समाचार पत्र था मराठा, वो अंग्रेजी में था, इंग्लिश में, और जो केसरी था, केसरी, ये मराठी भाषा में। तो ये पूछा जाता है, ये आप याद रखेंगे। और इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव की भी शुरुआत की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो यहाँ पर डेट पूछ लिया गया है, तो ये है 13 अप्रैल 1919। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बैसाख का दिन था ये, बैसाखी के दिन अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी और इसमें रॉलेट एक्ट को विरोध करने और लोकप्रिय नेताओं जैसे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के खिलाफ आयोजित की गई थी। और इस निहत्थी भीड़ में
जनरल डॉयर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए थे। और इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आधुनिक भारत के जनक और पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कोलकाता में की थी। और ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य इसका था हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, जातिवाद और मूर्ति पूजा को दूर करना था। इसमें एक ईश्वर की पूजा यानी एकेश्वरवाद पर बल दिया गया। तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है, आत्मीय सभा। और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो देखो ये क्वेश्चन आपके कई एग्जाम्स में, मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दोस्तों अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर, डेली क्विजेज और प्रीलिम्स और मेंस के आपके पेड कोर्स अवेलेबल है। तो वहां पर फटाफट जुड़ करके इन बैच में इनरोल करके मैक्सिमम आउटपुट अर्जित कर सकते हैं। तो ये सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। सी पार्ट राइट हो जाएगा। ये वर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा था और 606 ईस्वी में इसने गद्दी संभाली थी। और प्रारंभ में इनकी जो राजधानी थी थानेश्वर, ये हरियाणा में है। और बाद में प्रशासनिक सुविधा और उत्तर भारत में बेहतर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन्होंने अपनी राजधानी को कन्नौज में स्थापित कर लिया। और इन्हीं के शासनकाल में हुएनसांग जो चीनी यात्री था भारत आया था। और सम्राट हर्षवर्धन ये अपनी जो प्रयागराज में जो मेला लगता था वहां पर ये बहुत सारा दान करते थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किनके मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का ये पहला युद्ध हुआ था 1191 में और इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये जो तराइन का इलाका है ये हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है। ठीक करनाल में है ये। और यहीं पे तराइन का पहला युद्ध हुआ था। तो ये किनके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और फिर उसके एक वर्ष बाद दूसरा युद्ध हो जाता है 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। और तभी यहाँ पर तुर्की साम्राज्य की स्थापना होती है, नींव पड़ जाती है। तो पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी का शासन स्थापित हो जाता है। प्रसिद्ध पुस्तिका इंडिका का लेखक आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इंडिका के लेखक कौन है? तो यह है मेगस्थनीज। डी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और जो मेगस्थनीज था ये एक यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसमें मौर्यकालीन समाज, नगर प्रशासन, खास करके पाटलिपुत्र का जो प्रशासन, नगर प्रशासन में केवल पाटलिपुत्र का खास करके किया गया था। वैसे तो भारत का वर्णन है, अर्थव्यवस्था का विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये इंडिका के बारे में बात हो रही। इसमें इन्होंने राजनीति के 7 स्तंभ भी बताए थे। जो भारतीय समाज था वो 7 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया था। बेपकत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति किसने लागू किया था? ये तो ये लॉर्ड डलहौजी ने। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपका संपूर्ण इतिहास कराया जाएगा। तो 500 प्लस क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीनों इसमें कंप्लीट शामिल किए गए हैं। तो बेपकत का सिद्धांत ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। डलहौजी ये भारत का गवर्नर जनरल रहता है 1848 से लेकर के और 1856 के बीच में। इसने बहुत ज्यादा विस्तारवादी नीतियों का जन्म दिया
और इसका एक नीति था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट था। इसमें एक ये था कि कोई भी राजा अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसके जो प्राकृतिक या सगे संबंधी उसके उत्तराधिकारी हो जाते थे और उसके बाद राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। क्या बना रही है? सबसे पहले जो व्यक्तिगत सिद्धांत था इसमें सतारा को शामिल किया था जो कि 1848 में ही। उसके बाद में जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर जैसे क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया और 1856 में अवध को इसने कुशासन का के आधार पर मिलाया था। तो अवध में कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। त्रिपिटक किस धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ है? तो यहाँ पर त्रिपिटक के बारे में पूछा गया है। ये आपका है बौद्ध धर्म। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टुकड़ियां या फिर 3 पिटक। तो ये कौन कौन से पिटक है? सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में ये पहला है। तो इसमें क्या वर्णन मिलता है? बुद्ध के उपदेशों और धर्म के सिद्धांत इसमें बताए गए हैं। दूसरा है आपका विनय पिटक, विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के भिक्षु भिक्षुड़ियों के आचरण और नियम बताए गए हैं। तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन की सूक्ष्म और दार्शनिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो ये आपके 3 पिटक हो गए, इनको ध्यान रखना है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो काफी इजी है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व में इसने घनानंद को बुरी तरीके से पराजित किया था और फिर उसके बाद में उनकी अत्याचारों को जनता झेल रही थी घनानंद के, और पराजित करके ये मगध साम्राज्य पर आरूढ़ हो जाता है और इसने विशाल अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव रखी थी और यहीं से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन जाते हैं। जो कौटिल्य या चाणक्य रहते हैं, विष्णुगुप्त रहते हैं, ये इसके प्रधानमंत्री रहते हैं, सेना के प्रमुख। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बंबई जो ग्वालियर टैंक मैदान था वहां पर ये प्रस्ताव पारित किया गया भारत छोड़ो आंदोलन का और इसी दिन आंदोलन की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। उसके अगले दिन यानी 9 अगस्त को भी इसमें प्रमाण मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर बुक में आपका 8 अगस्त दिया गया है। तो आपको एग्जाम में 8 अगस्त ही मार्क करना है, 8 अगस्त 1942। इस ऐतिहासिक घटना में गांधी जी ने कहा डू और डाई का प्रसिद्ध नारा भी दिया था। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो ये चंदेल राजवंश। डी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? छतरपुर में है। ये छतरपुर मध्य प्रदेश, ये एमपी में है और चंदेल राजवंश ने इनका निर्माण कराया था। 10वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी के मध्य ये बनवाए गए थे और इनमें विशेषकर जो चंदेल शासक थे इसमें धंगदेव और विद्याधर द्वारा इन्होंने बनवाया गया था। ये 2 प्रमुख शासक थे। ये मंदिर अपनी उत्कृष्ट नागर शैली में वास्तुकला और अद्भुत कामुक मूर्तिकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का कंदरिया महादेव मंदिर सबसे बड़ा और प्रसिद्ध है और ये जो खजुराहो मंदिर है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के सूची में भी शामिल किए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत यानी प्लॉड फील्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा में। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। इसका अर्थ क्या होता है कालीबंगा का? काले रंग की चूड़ियां। तो यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई थी तो इसका नाम कालीबंगा पड़ गया। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर अलंकृत ईंटों, अग्निकुंड, हवन कुंड और एक साथ 2 फसलों के उगाए जाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
1951 में इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने की थी। तो ये 1951 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। तो बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इस गुप्त शासक को उसकी सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन है? समुद्रगुप्त। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये गुप्त वंश के प्रतापी राजा थे और इनकी सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया। ये किसने कहा था? तो ये कहा था वीए स्मिथ ने। वीए स्मिथ ने ये उपाधि दी थी भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, इलाहाबाद का स्तंभलेख। तो उनमें इनकी विजय गाथाओं का वर्णन मिलता है और इन्हें सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और ये दर्शाया गया है कि ये संगीत प्रेमी थे। प्रसिद्ध मोरक्कन यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? 1333 एडी में। 1333 एडी में ये दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी और सुल्तान ने इसकी विद्वता से प्रभावित होकर इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। और इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का पूरा वृतांत जो लिखा है उस पुस्तक का नाम है रहला और ये किस भाषा में? अरबी भाषा में। प्लासी का युद्ध आपसे पूछा गया है, कब लड़ा गया था? काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ये 1757 ईस्वी में ये प्लासी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। 23 जून डेट थी, 23 जून 1757 में। ये बंगाल के नवाब उस समय थे सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, उनके बीच लड़ा गया था। और ये नवाब के जो सेनापति थे मीर जाफर, इनकी गद्दारी की वजह से और षड्यंत्र के कारण सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और यहाँ पर अंग्रेज लोग जीत जाते हैं और यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव मजबूत हो जाती है। तो यहाँ पर गद्दारी की थी मीर जाफर ने और उसका तोहफा ये दिया गया कि जो सिराजुद्दौला थे ये बंगाल के नवाब, इनकी जगह पे मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है और वो कठपुतली शासक बन जाता है अंग्रेजों के अधीन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये पूछा गया है। तो ये काफी इजी है, स्वामी विवेकानंद ने। तो रामकृष्ण जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और उनकी शिक्षाओं और मानव सेवा वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करने के लिए 1897 में 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है बेलूर मठ, हावड़ा, वेस्ट बंगाल में। तो हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल में है। और विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और इन्होंने विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। भारत में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी प्रथा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1793 में और इसमें मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी बना दिया जाता है और उन्हें लगान 10/11 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी के राजकोष में जमा करना होता था और 1/11 भाग उनको स्वयं पारिश्रमिक के रूप में मिलता था। तो 10 हिस्से जाते थे आपके, 11 हिस्से में से 10 हिस्से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और 1 हिस्सा वो खुद की अपने मेहनत का लेता था। तो ये थी स्थायी बंदोबस्त। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपसे पूछा गया है। तो देखो लाइन लगी है एग्जाम में, काफी इजी है। ये थे ऋषभ देव यानी आदिनाथ। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जैन धर्म के संस्थापक भी माना जाता है और प्रथम तीर्थंकर थे। इनका नाम आदिनाथ भी है और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड, या फिर सांड को और भी नाम से जाना जाता है वृषभ। ये इनका प्रतीक चिन्ह है।
इन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की थी। टोटल जैन धर्म में तीर्थंकर हुए हैं 24। 23वें थे पारसनाथ, ये आपको ध्यान रखने हैं, 23वें पारसनाथ। और 24वें नंबर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है शेर या सिंह, और जो पार्श्वनाथ का था ये सर्प। ठीक है, पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वाराणसी में, और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलवन में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। 28 है ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण किस मध्यकालीन शासक ने करवाया था? तो ये थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था। कब ये हुआ था निर्माण? इनका जो ये सूर वंश के शासक थे और इनका शासनकाल रहता है 1540 से 45 के मध्य। काफी कम शासनकाल के अंतराल में भी इन्होंने जीटी रोड जैसे विश्व विख्यात संचार व्यवस्था या यातायात को सुदृढ़ करने के लिए इन्होंने बनवाया था। और बंगाल के सोनार गांव से लेकर के उत्तर पश्चिम में ये पेशावर यानी पाकिस्तान तक जाता है ये लंबा सड़क, और समय समय पर इसका जीर्णोद्धार भी होता रहा। और इसका नाम और भी है, जैसे जीटी रोड को सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो जीटी रोड है इसका नाम लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा दिया गया था। लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। ये गवर्नर जनरल रहे हैं, तो इन्होंने जो सड़क ए आजम का नाम बदल करके जीटी रोड कर दिया था। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल 21 वायसराय के समय में हुआ था, कार्यकाल में। लॉर्ड कर्जन, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजों ने अपने आधिकारिक कारण के प्रशासनिक असुविधा बताया था, और इसके चलते इन्होंने बंगाल में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। और इनका मेन मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, और ये 7 अगस्त 1905 को इसके विरोध में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। कड़े विरोध के कारण 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने, जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, इन्होंने दिल्ली दरबार में इस विभाजन को रद्द करना पड़ा, और बाद में फिर इन्होंने राजधानी चेंज कर देते हैं, ये बंगाल से फिर दिल्ली राजधानी परिवर्तित हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई या फिर मुंबई में। और देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ये 28 दिसंबर 1885 में स्थापित होती है, और इसमें इसके स्थापना करता थे सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना होती है। पहला अधिवेशन मुंबई में बुलाया जाता है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। तो इसका पहला अधिवेशन वैसे पुणे में होना था, लेकिन वहां पर प्लेग नामक बीमारी फैली हुई थी, जिसके कारण इसका बम्बई करना पड़ा। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बेमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने की थी, और इसमें कुल 72 सदस्यों ने, प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो भारत में पहला सत्याग्रह इन्होंने किया था चंपारण में। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये 1915 में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे, और 1915 में चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था ये आपका हुआ था 1917 में, यानी 2 साल के बाद में। ये नील खेती के विरोध में, जो तिनकठिया प्रणाली थी उस पर विरोध में ये हुआ था, इसको मुक्ति दिलाने के लिए। और यहाँ के जो स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ल, इनके आग्रह पर महात्मा गांधी ने चंपारण में पधारे थे, और वहां पर इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये 10 अप्रैल
डेट भी याद रखना है 1875 में। ये मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी फैक्ट याद रखने हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म की शुद्धता को पुनः स्थापित करना, और इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। और इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने की थी? तो ये थे हरिहर और बुक्का। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे संगम वंश की स्थापना हुई थी, और ये थे हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। इनके गुरु थे विद्यारण्य, जिनके आशीर्वाद से इन्होंने विजयनगर नाम रखा था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। और इस साम्राज्य को सबसे चरम पर पहुंचाने वाले थे राजा कृष्णदेव राय। ये तुगलक वंश के शासक थे, और जिनका उल्लेख बाबर ने भी अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया है, और उस समय बताया है कि ये सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे थे। सम्राट अशोक ने किस भीषण युद्ध के बाद युद्ध नीति त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो ये कलिंग का युद्ध था। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 261 बीसी में ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें खारवेल को बुरी तरीके से पराजित करके, और विशेष रक्तपात इसमें हुआ था। 1 लाख लोग मारे गए थे, और इससे द्रवित होकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और उन्होंने प्रण लिया कि अब भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, और प्रतिज्ञा लेकर के उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। तो ये 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। भारत में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किस वायसराय को माना जाता है? तो ये थे लॉर्ड रिपन। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इनका जो कार्यकाल रहता है 1880 से 84 के बीच में, और इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। 1882 में इनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इनके तहत इन्होंने नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों को अधिक अधिकार और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान की। और इन्हीं के समय में नियमित जनगणना भी स्टार्ट हुई थी। कब? 1881 से ये रेगुलर जनगणना का काम शुरू किया गया था, और इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी रद्द किया था। प्रसिद्ध सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये तो ये बनवाया था अशोक ने। डी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर, बेतवा नदी के तट पर है। ये सबसे बड़ा पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है, और ये 3री ईस्वी शताब्दी ईसा पूर्व 3rd BC में इन्होंने बनवाया था, और 1989 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आरबीआई ने भी 200 की नोट में इसके पिछले हिस्से को दिखाया गया है। सांची के स्तूप को इसमें दिखाया गया है। 37 है काकोरी ट्रेन एक्शन, जो नाम बदल दिया गया है। पहले ये काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता था, तो अब गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज किया है, काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है। कि ऐतिहासिक घटना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को। तो यहाँ पर डेट भी आपको याद रखना है। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने ये काकोरी ट्रेन एक्शन किया था। ये काकोरी रेलवे स्टेशन पे 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को रोक करके सरकारी खजाना लूटा था इसमें। और इसके सूत्रधार थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाड़ी, इनको सबको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप याद रख सकते हैं। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये लाला हरदयाल थे। यहाँ पर बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये 1 नवंबर 1913 को स्थापित की गई थी, और लाला हरदयाल के साथ साथ इसके अध्यक्ष बने थे सोहन सिंह भाकना। और ये इस पार्टी ने गदर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली, जिसका पहला अंक उर्दू में प्रकाशित किया गया था।
तो सोहन सिंह भागना इसके अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये 1917 के चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के कारण और किसानों की जो निस्वार्थ सेवा की थी उससे प्रभावित होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। और वहीं दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रेडियो प्रसारण के दौरान गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया था। मुगल सम्राट अकबर द्वारा दीन ए इलाही नामक नया धर्म किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो यहाँ पर यह है 1582 में इन्होंने दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया था। अकबर ने सभी धर्मों जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी की अच्छाइयों को मिलाकर के एक नया धर्म स्थापित किया था और इसका जो सिद्धांत था सर्वधर्म समभाव पर आधारित था। और इसका जो पुरोहित बनाया गया था, प्रधान पुरोहित, वो अबुल फजल थे और स्वीकार करने वाले पहले हिंदू थे बीरबल नहीं ने, ये पहले हिंदू थे जिन्होंने स्वीकार किया था। हालांकि ये धर्म ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ और अकबर की मृत्यु के साथ ही ये समाप्त हो जाता है। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले सुभाष चंद्र बोस ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाता है। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत लेते हैं, परंतु गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारिणियों के वैचारिक मतभेदों के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और ये 3 मई 1939 को ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करके खुद को कांग्रेस से अलग कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने विरोधियों का दमन करने के लिए लौ और रक्त, ब्लड एंड आयरन की कठोर नीति अपनाई थी? तो ये थे गयासुद्दीन बलबन। डी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनका कार्यकाल रहता है 1266 से लेकर के 1287 के मध्य और इन्होंने ही ईरानी परंपराओं जैसे सिजदा, घुटनों पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना और पैबोस यानी सुल्तान के पैर चूमना की शुरुआत की थी। तो ये प्रथाएं इन्होंने शुरू की थी और इन्होंने जो चालीसा था, जो 40 सरदारों का गुट था, उसको भी इन्होंने विखंडित किया था, जो इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया था उसका गठन। 1764 में लड़े गए ऐतिहासिक बक्सर के युद्ध या बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे हेक्टर मुनरो। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। हेक्टर मुनरो थी और इसमें कौन कौन लड़ रहा था? देखो, एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ थे नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम, उनकी संयुक्त सेना लड़ रही थी। और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हो जाती है और उसके बाद में 1765 में इलाहाबाद की 2 संधियां होती है जिसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया था। 4 वेदों में से किस वेद का संबंध मुख्य रूप से संगीत और गायन से है? तो यह है सामवेद। सामवेद में संगीत और गायन का वर्णन मिलता है। सामवेद में उन ऋचाओं का वर्णन मिलता है जिसमें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति में मधुर सुर में मंत्र दिए गए हैं और इसका जो मूल स्रोत है, संगीत का मुख्य मूल स्रोत माना जाता है सामवेद को। और इनके जो मंत्रों का गायन करते हैं उन गाने वालों को या पुरोहितों को उद्गाता के नाम से जाना जाता है। उद्गाता, ये पूछा गया एग्जाम में कई बार। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल आपसे पूछा गया है, तो ये थे सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये 1948 से 50 तक गवर्नर जनरल रहते हैं और फिर देश आजाद हो जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद में
भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है और उसकी जगह पे राष्ट्रपति पद बनाया जाता है और पहले राष्ट्रपति बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1828 के बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ये बारदोली की महिलाओं ने दी थी और महात्मा गांधी के माध्यम से। तो यहाँ पर बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये जो आंदोलन था ये मनचाहे ढंग से 30% लगान वसूल वृद्धि कर दी गई थी। तो पहले लगान लिया जाता था, उसमें 30% की वृद्धि की थी। तो उसका विरोध कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हड़प्पा कालीन नगर जो धौलावीरा है, भारत के किस राज्य में स्थित है, जो अपने उत्कृष्ट जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुजरात में है। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, कच्छ के रण में, और ये खदिर वेत द्वीप में है और इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने। जेपी जोशी ने कब की थी ये? 1967-68 में, 67-68 में इसकी खोज की थी। और इसका जो व्यापक उत्खनन कराया था वो आर.एस. बिष्ट ने कराया था, आर.एस. बिष्ट ने। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 2021 में मान्यता दी गई थी। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये है थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये व्यवस्था कब शुरू की गई थी? 1792 में। इसमें क्या होता था? इस व्यवस्था में जमींदारी या बिचौलियों को हटाकर सीधे रैयत या किसानों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया और सीधे कंपनी को लगान वसूलने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तंजौर या तंजावुर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो ये थे राजराज प्रथम या राजा राम चोल। इनके दो नाम है। तो बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। लगभग 1010 ईस्वी में इन्होंने ये राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था और ये द्रविड़ वास्तुकला शैली का एक चरम उदाहरण मिलता है। और ये पूरी तरह से ग्रेनाइट मंदिरों से, ग्रेनाइट जो पत्थर है उससे बना दुनिया का पहला मंदिर है और ये महान जीवित चोल मंदिरों के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। और 50वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली या फिर मार्केट कंट्रोल पॉलिसी और सैनिकों को नगद वेतन या कैश सैलरी देने की प्रथा शुरू की थी? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। खिलजी वंश के सबसे प्रतापी शासक थे और इन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली या फिर बाजार नियंत्रण प्रणाली कह सकते हो और नगद वेतन देने का व्यवस्था स्टार्ट की थी। दीवाने रियासत और सहनाए मंडी नामक नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी और इन्होंने घोड़ा दागने और सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा भी स्टार्ट की थी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।